आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 23 जनवरी 2026। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे रूस यूक्रेन की जंग रोकने के लिए आज हो रही बेहद अहम मीटिंग। अमेरिका पहली बार बैठ रहा दोनों मुल्कों के साथ। ईरान के लिए आई अमेरिका की तबाही वाली मशीनें बढ़ रही आगे। ट्रंप का खास बंदा हकाबी बोला, वक्त आने पर ईरान को हमारा एक्शन पता चल जाएगा। ईरान ने उधेड़ डाली ज़ेलेंस्की की खाल, कहा मस्खरे हो तुम्हारी तरह हम किराए की फौज नहीं रखते। आखिर जुबानी जंग में क्यों भिड़ गए ईरान और यूक्रेन, बताएंगे हम। और रफा क्रॉसिंग खोलने पर आज हो सकता है फैसला। गजा के लोग फिर हो सकते हैं कैद से आजाद। इसराइल की जिद के दफन होने की खबर आई। शुरुआत करते हैं उस बड़ी डेवलपमेंट से जो आज आई है। रूस और यूक्रेन की जंग रुकवाने के लिए फिर से कोशिशें तेज हो चुकी हैं। पहली बार यूक्रेन, रूस और अमेरिका तीनों के ऑफिशियल्स एक ही टेबल पर बैठने जा रहे हैं। एक ही टेबल पर मतलब रूस और यूक्रेन आमने सामने होंगे। ये ट्राइलेटरल मीटिंग्स आज और सैटरडे को होंगी। दावोस में ट्रंप से मुलाकात के बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया कि यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी गारंटीज की शर्तें फाइनल हो चुकी हैं और जंग के बाद इकोनॉमिक रिकवरी पर भी डील लगभग तैयार है। यही दो चीजें ज़ेलेंस्की की डिमांड थी। ये वही रिकवरी प्लान है जिसे यूक्रेन सपोर्ट कर रहा था ताकि अमेरिका के उस पुराने प्लान को बैलेंस किया जा सके जिस पर इल्जाम था कि वो ज्यादातर रूस के हक में झुका हुआ दिखाई दे रहा है। वो प्लान मतलब बिल्कुल साफ है दोस्तों। एक तरफ मैदान में जंग जारी है, दूसरी तरफ बैकडोर डिप्लोमेसी तेज हो चुकी है। और अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये मीटिंग्स वाकई जंग रोकने की तरफ जाएंगी या फिर ये सिर्फ एक और लंबा गेम है जिसमें हर पावर अपना फायदा देख रही है। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। अमेरिका की तरफ से ईरान को एक और सख्त मैसेज दे दिया गया है और इस मैसेज में तबाही का कोडवर्ड छुपा है। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और सीनियर रिपब्लिकन लीडर माइक हकाबी ने साफ कहा है कि अगर ईरान ने अपना रास्ता नहीं बदला तो अमेरिका अगला कदम उठाएगा और सख्ती से उठाएगा। और वो कदम क्या होगा ये ईरान को वक्त आने पर खुद पता चल जाएगा। तो ये एक बंद धमकी का कोडवर्ड है। अल अरेबिया इंग्लिश को इंटरव्यू देते हुए माइक हकाबी से जब पूछा गया कि ट्रंप जिस मैसिव आर्माडा की बात कर रहे हैं उसका मतलब क्या है, तो हकाबी ने सीधे जवाब से बचते हुए अपनी धमकी को और ज्यादा भारी कर दिया। उसका कहना था कि ईरान पहले भी वार्निंग को हल्के में ले चुका है और वो पिछली गर्मियों में उसकी कीमत चुका है। ये 12 दिन की जंग का जिक्र हो रहा है। हकामी ने दोहराया कि ट्रंप बार बार कह चुके हैं कि ईरान को ना यूरेनियम एनरिच करने दिया जाएगा और ना न्यूक्लियर बम बनाने दिया जाएगा, लेकिन ईरान ने इन वार्निंग्स को तब तक सीरियस नहीं लिया जब तक अमेरिका ने हमला नहीं कर दिया। और अब फिर वही कहानी दोहरा रही है। दोस्तों तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ समंदर में अमेरिकी आर्माडा यानी तबाही मचाने वाली फौजी ताकत जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप आ रहा है उसकी बात हो रही है और वो आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ ये बयान है जो सीधे डर पैदा कर रहे हैं। अब सवाल ये नहीं है कि अमेरिका क्या कर सकता है, सवाल ये है कि ईरान अगला कदम देखकर चुप रहेगा या जवाब देगा। और अगर जवाब आया तो क्या ये टकराव सिर्फ बयानबाजी तक महदूद रहेगा या फिर ये पूरा रीजन एक बार फिर आग की तरफ बढ़ रहा है। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो माइक हकाबी है ना, ये इसराइल में अमेरिका का एम्बेसडर भी है, इसलिए इसके घुटने नेतन्याहू की तरफ, इसराइल की तरफ हमेशा झुके रहते हैं, हमेशा। और इसने तो गजा के लोगों को कहीं और माइग्रेट करने वाले भी बयान दिए हैं। ये बिल्कुल वही जुबान बोलता है जो इसराइल की है, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप का बेहद खास है, इसीलिए इसराइल का एम्बेसडर है। और ये जो कहता है बिल्कुल दरकिनार नहीं किया जा सकता। अगली खबर का रुख करते हैं। ईरान और यूक्रेन के बीच भिड़ंत हो गई है जुबानी। ईरान ने ज़ेलेंस्की को रुस्वा करके जबान से ही उसकी खाल उधेड़ डाली है। ईरान ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को ऐसी सख्त जुबान में जवाब दिया है कि मामला अब सिर्फ डिप्लोमेसी का नहीं रहा बल्कि सीधा सियासी तमाचा बन गया। खबर सुनिए, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा मामला और बताऊंगा वजह क्या रही इसकी। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को खुले तौर पर कंफ्यूज्ड क्लाउन या कंफ्यूज्ड मस्खरा कह डाला, जोकर कह डाला।
और साथ ही ये भी जता दिया कि दुनिया अब ऐसे ड्रामों से ऊब चुकी है जो ये कर रहा है। अब्बास अरागची ने एक्स पर पोस्ट करते हुए ज़ेलेंस्की पर सीधा इल्जाम लगाया कि वो कई सालों से अमेरिका और यूरोप के टैक्स पेयर्स का पैसा निचोड़कर करप्ट मिलिट्री नेटवर्क को फायदा पहुंचा रहे हैं और फिर उसी वेस्ट की जुबान बोलकर दूसरों को लेक्चर दे रहे हैं। ईरान का कहना है कि ज़ेलेंस्की इंटरनेशनल लॉ पर दोहरा नजरिया अपनाते हैं। वो एक तरफ यूक्रेन की जंग को यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी बताते हैं और दूसरी तरफ खुलेआम अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए उकसाते हैं जो खुद इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। तो दो नपने क्यों हैं, दो चश्मे क्यों हैं? मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। हम पर हमला हुआ तो इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ, अमेरिका से कह रहे हो ईरान पर हमला करो। अरागची ने साफ कहा कि ईरान किसी फॉरेन बैग्ड यानी किसी की हथेली से चलने वाला मुल्क नहीं या किराए की फौजियों से भरी हुई फौज पर खड़ा हुआ मुल्क नहीं है और ना ईरान को अपनी हिफाजत के लिए किसी बाहर वाले की ज़रूरत है। और अगर बात डिफेंस की आ जाए तो ईरान अपने दम पर खड़ा रहना जानता है। ये लफ्ज़ हैं अब्बास अरागची के। तंज मारा है ज़ेलेंस्की पे कि तुम्हें किराए के फौजी और दूसरों के सहारे चाहिए। लेकिन अरागची ये सब क्यों कह रहे हैं? दरअसल ट्रिगर ज़ेलेंस्की का दावोस में दिया गया वो बयान था जिसमें उसने कहा कि ईरान में हुए प्रोटेस्ट को आयतुल्लाह खामेनी ने खून में डुबो दिया और दुनिया ने ईरानी आवाम की मदद नहीं की। ज़ेलेंस्की ने यहां तक कहा कि अगर ऐसा करने के बाद भी ईरान का निज़ाम और हुकूमत बच जाते हैं तो ये हर बुली के लिए एक मैसेज होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारो और हुकूमत में टिके रहो। ईरान ने इसी बयान को पलटकर ज़ेलेंस्की की सियासत की पोल खोल दी और बता दिया कि दूसरों को मोरल लेक्चर देने वाले यानी दूसरों को नैतिक भाषण देने से पहले आईना खुद देख लो। ये बयानबाजी ऐसे वक्त में आई है दोस्तों जब ईरान और यूक्रेन के रिश्ते पहले से ही टेंशन में हैं। वेस्ट 2022 से ईरान पर रूस को हथियार देने का इल्ज़ाम लगाता रहा है, खासकर ड्रोन्स, और ईरान इसे नकारता आया है और यूक्रेन से सबूत मांगता रहा है कि जो इल्ज़ाम है उसके सबूत तो दो कि हम कब कहाँ किस जरिए से हथियार दे रहे हैं। तो इसके सबूत यूक्रेन की तरफ से कभी दिए नहीं गए। यानी खोखले इल्ज़ामों के बेस पर ज़ेलेंस्की ईरान को एक और लेक्चर पिला रहा था और ईरान ने शहद लगा के हो मजबूती से वो नफासत से खाल उधेड़ी है। आए 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 ऐसी आवाज़ें आ रही होंगी। बढ़ते हैं आगे। गजा और रफा क्रॉसिंग को लेकर जुमे की सुबह एक और बड़ी अपडेट सामने आई है और गजा के लोगों के लिए ये खुशियों का सबब बन सकती है। इस्राएली मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट आज रफा बॉर्डर क्रॉसिंग को दोबारा खोलने के मुद्दे पर चर्चा करने वाली है क्योंकि इसराइली हुकूमत पर बहुत बड़ा प्रेशर है। बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान जो हो चुका है ना, खबरों की माने तो क्रॉसिंग को चलाने के लिए तमाम इंतजाम लगभग फाइनल कर लिए गए हैं। इसमें इसराइल की निगरानी में एक एक्स्ट्रा क्रॉसिंग बनाना और रिमोट सिक्योरिटी चेक यानी दूर से ही बैठकर जांच करने वाला सिस्टम जैसे नए तरीके शामिल हैं। दोस्तों 10 अक्टूबर 2025 को सीज फायर होने के बावजूद ये दावा किया जा रहा है कि इसराइल पाबंदियों को कम नहीं कर रहा, रफा से सामान और ट्रक्स नहीं आने दे रहा। गजा में अभी भी ज़रूरत के सामान, तेल और दवाओं की भारी किल्लत है जिससे वहाँ रह रहे 20 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी और भी बदतर, मुश्किल और अनजीरन हो गई है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लगातार वार्निंग दे रहे हैं कि ये नाकेबंदी और मिलिट्री एक्टिविटी गजा के आम लोगों को एक बहुत बड़े क्राइसिस की तरफ धकेल रही है। एक तरफ दावोस में ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में रफा को खोलने के दावे किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ इसराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट अपनी शर्तों और सिक्योरिटी चेक्स के साथ इस पर फैसला लेने वाली है। प्रेशर बहुत है, अड़ंगे लगाएगा, शोशे लगाएगा इसराइल, लेकिन उसे हारना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं यहां पर उसकी हार है क्योंकि नेतन्याहू का और आईडीएफ का मौक़िफ़ सीधा था कि हम अपने पास सिक्योरिटी रखेंगे, रफा क्यों हम नहीं खोलेंगे, खोलनी पड़ेगी। अब देखना ये होगा कि आज जो मीटिंग होगी उसके बाद रफा क्रॉसिंग वाकई आम लोगों के लिए जल्द ही खुल पाएगी या फिर सिक्योरिटी के नाम पर यह इंतज़ार और लंबा खिंच जाएगा। हालांकि जहां तक खबरें हैं यही बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते रफा क्रॉसिंग खुल जाएगी और अगले हफ्ते में जुमा गया, सैटरडे और इतवार बचा, खुल जाएगी इंशाअल्लाह। नेतन्याहू को जो झटका लगा है बोर्ड ऑफ पीस बनने से उसको खुद एनालाइज कर रहे हैं इसराइली अखबार। और अगर आप देखें तो इनसाइड स्टोरी करके 23 जनवरी में ये रिपोर्ट छापी गई है। डिस्पाइट कंसर्न्स, प्राइम मिनिस्टर रिलायंस ऑन ट्रंप लेफ्ट हिम नो चॉइस बट टू जॉइन बोर्ड ऑफ पीस। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, एक
ایک بڑا مشکل سا دور نیتن یاہو کے لیے چل رہا ہے، اور میں آپ کو اگر اس کی سٹوری اپنی زبان میں سمجھاؤں تو یہ ہے کہ اندر کی بات باہر آ چکی ہے۔ اسرائیل کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کا بورڈ آف پیس جوائن کرنا کوئی چوائس نہیں تھا بلکہ مجبوری تھی، اسی لیے نیتن یاہو نے مجبوری میں یہ جوائن کی ہے۔ اور کیوں کی ہے؟ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق خود اسرائیلی آفیشلز یہ مان رہے ہیں کہ نیتن یاہو کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا، کیونکہ اس وقت اس کی پوری سیاست اور سیکیورٹی ڈونلڈ ٹرمپ پر ٹکی ہوئی ہے۔ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نام کی بیساکھی پر اسرائیل اور نیتن یاہو اس وقت ٹکا ہوا ہے۔ یہ بیساکھی ہٹی، دھڑم سے دونوں گریں گے۔ لہٰذا ٹرمپ کی ہر بات ماننا، جی حضور کہہ کے توفو قبول کر کے مجبوری ہے اسرائیل اور نیتن یاہو کی۔ رپورٹ کہتی ہے کہ یروشلم یعنی اسرائیل پرنسپل طور پر امریکی لیڈ غزہ اوورسائٹ پینل کو سپورٹ کر رہا ہے، لیکن اندر خانے بھاری بے چینی ہے۔ اوپر سے تو سپورٹ کریں، جی بڑھیا پلان ہے، ٹھیک ہے، لیکن اندر بے چینی ہے، ڈر ہے۔ اسرائیلی آفیشلز کا صاف کہنا ہے کہ جس طرح اس بورڈ کی بناوٹ ہے اس میں ترکی، قطر، سعودی عرب، پاکستان جیسے ملک شامل ہیں، وہ بورڈ غزہ جیسے مسئلے کو ہینڈل کرنے کے لیے ویل پوزیشن نہیں ہے۔ یہ ویل پوزیشن نہیں ہے کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے من موافق لوگ اس میں نہیں ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب، ان کا تو نیٹو والا وہ ہو رہا ہے، اور ترکی بھی اس میں گھسنا چاہ رہا ہے۔ یہ ایک ٹرائنگل ہے ان کے لیے مشکل کا سبب۔ دوسرا یہ کہ ترکی اور قطر ویسے بھی اسرائیل کے دشمن مانے جاتے ہیں، کیونکہ ایک پیسے سے بہت مضبوط ہے اور اس کی دھمک چلتی ہے، وہ کہتا ہے نہیں اب ہم اکارڈ جوائن کریں گے، تو بہت سے ملک نہیں کرتے۔ وہ کہتا ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہونا چاہیے، تو بہت سے ملک اسی بات کو کہتے ہیں۔ تو ایک پیسے کی دھمک والا، اور دوسرا اس ریجن میں جو سب سے ایڈوانس ہتھیاروں سے لیس ہے وہ ترکی ہے، ایران سے زیادہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ اس کے پاس اپنے فائٹر جیٹس ہیں، وہ ڈیولپ بھی کر رہا ہے، ڈرونز بہت شاندار ہیں، اس کے پاس وارشپس بہت شاندار ہیں، سب مرینز ہیں، باہر سے بھی فائٹر جیٹس انہیں ملے ہوئے ہیں نیٹو کا ممبر ہونے کی وجہ سے۔ تو ترکی کا اندر آنا بھی نکل رہا ہے۔ مطلب وہ اتنے کمزور ملک رہے نا جس کے سپاہی کو جھاپڑ مر چل یہاں سے۔ اب یہ تو وہ ہے نہیں، یہ ریٹیلیٹ کر دیں گے۔ تو جو ایک کہتے نا آزادی، غزہ میں فلسطینیوں کے ساتھ کچھ غلط کرنے کی آزادی ہے، وہ چھننے جا رہی ہے اسرائیل کی۔ یہی بے چینی ہے۔ اصل میں اسرائیل کو ڈر یہ ہے کہ یہ پیس بورڈ جو ہے وہ امن سے زیادہ پالیٹکس کا پلیٹ فارم بن سکتا ہے، جہاں غزہ پر اسرائیل کی منمانی کو کھلا چیلنج ملے گا۔ دقت یہی ہے۔ تو بہت ہی کہتے ہیں نا کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، وہ سلسلہ تو آنا ہے ابھی غزہ میں۔ اس سے پہلے تو یہ ہے کہ مطلب وہ والی بات آ گئی کہ نکاح قبول ہے، من من سے کہا جا رہا ہے، ہاں جی قبول ہے سر، قبول ہے۔ تو نہ چاہتے ہوئے بھی یہ بورڈ اسرائیل نے جوائن کیا ہے، کیونکہ اس کے پاس، نیتن یاہو کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ جب آپ اتنا زیادہ احسانوں میں دب جائیں گے، اتنی مدد اور اتنی سیکیورٹی پر آپ اس پر کہتے ہیں نا ڈیپینڈ ہو جائیں گے امریکہ پر، تو پھر ظاہر سی بات ہے وہی ہوا ہے۔ اور ابھی تو ویسے بھی ایران سے ٹینشن کا ماحول ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ میری خبریں بتانے کا اپنا ایک طریقہ اور اپنی ایک سوچ ہے، ایک جرنلسٹک ویو ہے۔ ضروری نہیں ہے آپ میں سے سب لوگ اس سے اتفاق رکھیں، آپ لوگ مجھ سے زیادہ ذہین لوگ ہیں اور بہت سے ایسے جرنلسٹ بھی ہیں۔ میں خبروں کو فیکٹ کے ساتھ انالائز کرتا ہوں۔ میں ہو سکتا ہے ویسے تو سب سے پہلے خبر لاتا ہوں سر آپ کے لیے، خبروں کا خادم ہوں آپ کا، لیکن ایک آدھ خبر کبھی 1-2 دن لیٹ بھی کر دوں گا جب تک میرے پاس اوریجنل فیکٹس نہیں ہوں گے اور ڈیٹیل نہیں ہوگی۔ مجھے خبر ڈیٹیل میں دینے کی عادت ہے، ہیڈ لائن پڑھ کے نہیں نکل سکتا۔ بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔